अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 8। ये हमारा फाइनल वाइवा का थर्ड पार्ट होगा, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है। इसमें इंस्ट्रक्टर पूछता है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएं। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन करवाता हूँ वो करवाता हूँ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपने भी यही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चन काफ़ी मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपका वाइवा ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आया मेरी और वो कह रहा है कि मॉड्यूल 8 है, तो पहले के 7 मॉड्यूल कौन से हैं, तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ यहाँ पर कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट है वाइवा प्रिपरेशन की। उसके अंदर वाइवा, प्रोटोटाइप वाइवा की भी और फिर फाइनल वाइवा। तो आपको पता है प्रोटोटाइप वाइवा का एक ही पार्ट होता है, आपकी प्रोटोटाइप देखा जाता है प्रोजेक्ट का और उसकी कोडिंग देखी जाती है, दैट्स इट। उसके लिए आपने हमारे मॉड्यूल नंबर 1 मतलब फर्स्ट मॉड्यूल से लेके 6 मॉड्यूल तक देखना होता है। कि पहले 5 मॉड्यूल में हम बेसिक्स कवर करवाते हैं, उसके बाद मॉड्यूल 6 में हम एक वेब पेज बनाना सिखाते हैं। ये वेब के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनका वेब का प्रोजेक्ट है HTML CSS यूज करके फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए माइस्क्यूएल डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP। तो ये उनकी मैं बात करूँ, ठीक है। हाँ, आपका पाइथन का प्रोजेक्ट है या कोई डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट है वटएवर, तो फिर वो आपके डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पहले बेसिक्स होते हैं। फिर एक हम वेब पेज बनाते हैं मॉड्यूल 6 के अंदर, ठीक है। उसमें स्टूडेंट सारा बेसिक करना सीख जाता है। तो वाइवा के अंदर चाहे कोई क्वेश्चन आए तो वो पहले 5 मॉड्यूल में से ही आता है, जो हमने उसमें चीज़ें समझाई हैं वो स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं। और अगर कोई टास्क बोला जाए वेब पेज, कोई पेज बनाने का, कोई बटन, कोई फील्ड फॉर्म, तो वो आप मॉड्यूल 6 से कवर कर लेते हैं। फिर आते हैं आगे। ये हमारा हो गया एक फर्स्ट पार्ट फाइनल वाइवा का। अगर फोटो वाइवा है तो उसके अंदर सिर्फ ये पहले 6 मॉड्यूल अगर आपने हमारे कवर कर लिए तो फोटो वाइवा आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगर आपने आपका फाइनल वाइवा उसका फर्स्ट पार्ट आपका ये पहले 6 मॉड्यूल में कवर होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका पहला ये क्लियर हो गया पार्ट, सेकंड पार्ट होगा फाइनल प्रेजेंटेशन, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब इस आज की वीडियो हम देखेंगे मॉड्यूल 8 जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। और जो मॉड्यूल 7 हमने कवर करा उसमें भी प्रॉपर साथ मटेरियल भी प्रोवाइड किया। दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने मॉड्यूल 8 पे जो क्या है फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, अगेन बता रहा हूँ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको सब्जेक्ट का तो नेम पता हो ना, फिर उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें हम डिफरेंट ना टॉपिक्स हैं, उनकी हेडिंग होगी, उसकी जो डेफिनेशन की पॉइंट्स होंगे हम वो तैयार करेंगे। दैट्स ये कोई इतना लॉन्ग मॉड्यूल नहीं होने वाला। पहले वाले मॉड्यूल्स लॉन्ग थे, ये एक सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सब्जेक्ट है फेवरेट। हम देखेंगे डेटाबेस के बेसिस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन, अच्छा मेरी वीडियो देखते हैं जिनसे उनको समझ आ जाती है चीज़ें, उनको याद हो जाती हैं, तो उनको ज़्यादा रटा लगाने की कुछ करनी जरूरत नहीं है। दैट्स ग्रेट। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें वीडियो में समझ बात आ जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें से क्वेश्चन आए तो हमने कैसे कवर करना है। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट के लिए ये मटेरियल बनाया कि वो यहाँ से अपनी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं देख के, ठीक है। जिनको हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होता है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ग्रुप का या फाइल का डाउनलोड करने का, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। पहला है जी डेटाबेस बेसिस। डेटाबेस क्या होता है? बेसिकली स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सारा स्टोर करते हैं उसी एक स्ट्रक्चर को हम डेटाबेस कहते हैं। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है, ठीक है, डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल, एक्सेस टू डेटाबेसेस। तो जो हमारे डेटाबेसेस हैं इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इन डेटाबेस को हम कंट्रोल मैनेज कैसे करते हैं? DBMS के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ठीक हो गया जी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस की, ये इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है डेटाबेसेस? इसलिए कि हमारी जो डेटा होता है वो सिक्योर रहता है, कोकरेंसी रहती है, मतलब मल्टीपल यूज़र एक टाइम में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस होती है रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी क्या होती है? डेटा रिडेंडेंट ना हो, ठीक है। डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूस करने का मकसद क्या होता है डेटाबेस के अंदर कि हमने डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मिनिमाइज करना होता है, मतलब मिनिमाइज डुप्लीकेट डेटा थ्रू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हम आगे जाके देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। आगे टॉपिक है और इसके फिर फॉर्म भी होते हैं NF1, NF2, 3, 4 एंड 5, ठीक हो गया। तो ये बेसिक क्लियर हो गए। आगे आते हैं डेटा वर्स इन्फॉर्मेशन। मैं ज़्यादा इसमें मतलब समझाऊंगा नहीं, इतनी समझाने वाली चीज़ इसमें है भी नहीं, ठीक है। सो आई होप सो आप क्लियर होते जाएंगे। अब हम देखते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं हमारे। इन्फॉर्मेशन को क्या होता है? जो डेटा होता है ना, प्रोसेस डेटा को हम, जिसका कुछ मीनिंग होता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग में हमें काम आती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल का डेटा है कि इस सूबे के अंदर ना ये प्रोडक्ट्स इतने सेल हुई हैं, लेकिन वो डेटा हमारा किसी काम नहीं है। जब हम उसको इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, वो कैसे उस पर फंक्शन लगाएंगे, डिफरेंट ऑफिस लगाएंगे, डेटा निकालेंगे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, किस रीजन में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, किस टाइम पे, किस मंथ में सेल ज़्यादा होती है किस चीज़ की। तो ये हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन। उसकी बेस पे फिर हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे लॉन्च करना चाहिए। तो अब समझ आ गया कि डेटा भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारा जो यूजफुल हमारी चीज़ होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारा प्रोसेस डेटा ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है डेटाबेस आर्किटेक्चर। अच्छा, इसके 3 लेवल्स होते हैं: एक्सटर्नल,
कंसेप्चुअल और इंटरनल। एक्सटर्नल को हम यूज़र के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली यूज़र जो व्यू कर सकता है, ठीक है, व्यू फॉर द यूज़र, जो हम डेटाबेस से देख रहे होते हैं कहीं पर भी टेबल की फॉर्म में, या हम डेटा वैसे देख रहे हैं, या हम यूज़र्स देखते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल, जिसे लॉजिकल भी कहते हैं। ये हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ठीक है, कि डेटा हमारा लॉजिकली किस तरह स्ट्रक्चर किया जाए। जैसे कि PHP में एडमिन में आप देख सकते हो, आप अपने टेबल्स बनाते हो, वो सारा कुछ, ठीक है। फिर आता है इंटरनल या फिजिकल, हाउ डेटा स्टोर फिजिकली। अब डेटा जो स्टोर होता है वो हमारा ब्राउज़र में या किसी सर्वर में तो नहीं होता ना, वो इन रियलिटी फिजिकल किसी डिवाइस पे, किसी हार्ड डिस्क SSD कहीं ना कहीं किसी फ्लैश ड्राइव में या कहीं ना कहीं आप सेव करते हो, तो वो हमारी फिजिकल उसकी प्रेजेंस होती है, वो हमारा होता है थर्ड लेवल, इंटरनल या फिजिकल, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? चेंज एट वन लेवल डज नॉट अफेक्ट अदर लेवल। बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम एक लेवल पे एक डेटा को चेंज करते हैं वो दूसरे लेवल पे इफेक्ट नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, कि ये डेटा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। आगे आता है फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा डेफिनेशन है, डेटा मैनिपुलेशन है, यही कुछ मेन फंक्शन है जो जिनमें कुछ पूछा जा सकता है। वैसे अगर पूछ लेते हैं DBMS के फंक्शन बताओ, तो आपको ज़्यादा नहीं पता, तो बेसिक ये 4-5 आने चाहिए। डेटा डेफिनेशन होती है जो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर का। मैनिपुलेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं डेटा को। सिक्योरिटी क्या करती है कि किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है, और बैकअप रिकवरी इंश्योर करती है सेफ्टी को भी, ठीक है, कि बेसिकली हमने डेटा का बैकअप भी रखना है, उसको रिकवर भी करना है। इसमें सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फंक्शन आ जाते हैं। तो ये बेसिक हमारे फंक्शन होते हैं हमारे DBMS के, ये आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। आगे आते हैं, नेक्स्ट है डेटाबेस डिज़ाइन फेजेस। हमने डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो उसकी कौन कौन सी फेजेस हैं, ये स्टेप्स कह सकते हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कंसेप्चुअल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं कि हमें डेटा की क्या नीड्स हैं, हमें किस काम के लिए डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़र्स का टेबल बना रहे हैं, हमें क्यों चाहिए, हमें यूज़र का डेटा रखना है। प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रोडक्ट्स का टेबल बनाएंगे, तो बेसिक हम पहले नीड्स समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा बेसिस बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट नहीं बनाते ना, ये नहीं कि हमने डायरेक्ट टेबल बना दी, पहले तो हम नीड समझेंगे। अच्छा, हमें एक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमारी नीड है जी, उसमें हमारे यूज़र्स होंगे, सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे, जो यूज़र के अंदर ही आते हैं बेसिकली, प्रोडक्ट्स होंगे, रिव्यूज़ होंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये तो हमारी नीड्स हमने डिफाइन की, रिक्वायरमेंट्स हमने बता दी। फिर हम कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी हम बनाते हैं ER डायग्राम। ये आपने फाइनल प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में भी पढ़ी होगी, इन डिटेल मैंने समझाया हुआ है, उसकी इंटिटीज़ और एट्रीब्यूट सारा कुछ। फिर हम बनाते हैं वो ER डायग्राम, इंटीग्रेशन डायग्राम, मतलब जो हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट हमने उनको कन्वर्ट कर दिया कंसेप्चुअल डिज़ाइन में, ठीक है, मतलब ER डायग्राम में। तो ये हम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं बेसिकली। फिर हम अपने ओरिजिनल टेबल्स बनाते हैं, यूज़र बना दिया, प्रोडक्ट्स बना दिया, रिव्यूज़ बना दिया। फिर उसके बाद फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन डेटा टेबल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो फिर जो हमने टेबल्स बनाए उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो भी हम DBMS यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे ना मेरा आपको ना इस वीडियो को समझाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप डाटा लगा लो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो। अब पूरी एक एग्जांपल देने का मकसद क्या था, तो आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल आपने, मैं आपसे पूछूंगी आपने जो MySQL डेटाबेस में टेबल क्रिएट की है वो कौन सा स्टेप है, अब बताओगे वो लॉजिकल डिज़ाइन हम उस टाइम बना रहे हैं। ER डायग्राम हमारा सेकंड होता है, सबसे पहले हम नीड समझते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, आपको आगे भी काम आएगी। बाय मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता, अभी भी मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा डिटेल ना करूँ, बट इससे ज़्यादा भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन मॉडल। ये ऊपर ही जो यहाँ पे नहीं हमने पढ़ा ER डायग्राम, मतलब इंटीग्रेशन डायग्राम, यही चीज़ यहाँ पर है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। इसकी 3 चीज़ें मेन है, इसकी इंटिटीज होती हैं, इंटिटीज की एट्रीब्यूट और इंटिटीज के दरमियान में रिलेशन। इंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट जिस जो आगे जाके टेबल बनेगा, रिलेशन बनेगा, तो वो स्टूडेंट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यूज़र, प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़, ये सारे। फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स। अब यूज़र है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि अगर यूज़र हमारा है, जो स्टूडेंट है हमारी एंटिटी, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, नेम, ID, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस, ये सारा कुछ। रिलेशनशिप क्या होंगे, हाउ एंटिटीज रिलेटेड, मतलब एंटिटीज आपस में कैसे काम करेंगी, जैसे कि यूज़र, प्रोडक्ट्स, सेलर, बायर, या सेलर बायर को पहले भी बना सकते हो, यूज़र भी बना सकते हो, एडमिन। तो सेलर जो होगा उसकी प्रोडक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, वो 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to many, ठीक है, 1 to many, सॉरी 1 to 1, 1 to many एंड many to many, ठीक है। तो 1 to 1 होगा तो 1 वर्सेस 1 ही होगा, मतलब एक यूज़र है तो वो एक ही प्रोडक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये नहीं होता, मैक्सिमम टाइम हम 1 to many यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप पर डिटेल वीडियो देखनी है तो आपने मॉड्यूल 7 देखो। आगे चलते हैं कीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। क्यों, इसमें से मैक्सिमम इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइडर ये क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि प्राइमरी की बताएं, फॉरेन की बताएं। मैक्सिमम ये पूछा जाता है, समटाइम कैंडिडेट भी पूछी जाती है, बाकी भी। तो यहाँ पे सारी बात को बता दी गई है, ठीक है। अच्छा जी, कीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं जी प्राइमरी की। ये क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है ईच रिकॉर्ड का। टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, हर रिकॉर्ड को ये यूनिक होगी, ठीक है। नो 2 रोज कैन हैव द सेम, मतलब सेम वैल्यू नहीं होगी 2 रोज के अंदर, हर रो की यूनिक वैल्यू होगी, और ये नल भी नहीं होती, ठीक है, ये याद रखिएगा प्राइमरी की। अब यहीं पे आप देखो यूनिक की, तो इसकी भी ये डेफिनेशन है,
सिमिलर टू प्राइमरी की बट अलाउ वन नल वैल्यू, ये नल वैल्यू को अलाउ करेगी और प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगी। बाकी ये सेम ही है, यूनिक की वही होती है बेसिकली प्राइमरी की, लेकिन इसके अंदर आप नल वैल्यू भी रख सकते हैं। ये दो क्लियर होगी। फिर आते हैं कैंडिडेट की। इस सेट ऑफ कॉलम, मतलब ये एक सिंगल नहीं, ये सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड टेबल। हमने एक रिकॉर्ड निकालना है यूनिक, मतलब वो सिंगल रिकॉर्ड निकालना है, लेकिन हम एक नहीं एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करें, एक से ज़्यादा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट आईडी ली, साथ में स्टूडेंट का नेम भी ले लिया। तो एक टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट्स की, बट इसको मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स की होती हैं, जैसा कि हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट के टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, स्टूडेंट आईडी ले लो, स्टूडेंट नेम ले लो, उसका फोन ईमेल ले लो, ये तीन चीज़ें आपने ले ली। ये तीनों आप कह सकते हो कैंडिडेट सकती हैं, लेकिन इनमें से प्राइमरी की एक ही बनेगी। वो कौन सी? आप स्टूडेंट आईडी बना सकते हैं, क्योंकि वही हमारी प्राइमरी की और यूनिक आइडेंटिफायर होगी। ठीक हो गया। कैंडिडेट की मल्टीपल होती हैं, ये किसके लिए होती हैं? एक टेबल में से यूनिक रो आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये मल्टीपल होती हैं टेबल के अंदर। उन मल्टीपल में से कोई एक हम चूज़ करेंगे एज ए प्राइमरी की, बाकी छोड़ देंगे। हाँ, अब जो बाकी रह जाएंगी वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएगी हमारी अल्टरनेटिव की। देखा मैं कैसे साथ साथ समझा रहा हूँ, बीच में छोड़ क्यों दी है, ताकि आपकी आसानी। अल्टरनेट की कौन सी होती है? कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज ए प्राइमरी की। यही चीज़ तो मैंने ऊपर बताई है। इट कैन स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड बट इट इज़ नॉट यूज एज ए प्राइमरी आइडेंटिफायर। अल्टरनेटिव की भी वो होगी जो प्राइमरी की बन सकती थी, लेकिन अब एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज अवेलेबल हैं जो बन सकती हैं टेबल में, वो सारी हमारी कैंडिडेट्स की होंगी, लेकिन हम उनमें से एक ही चूज़ कर सकते हैं ना एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ही होती है, ठीक है, टेबल में मल्टीपल हम नहीं कर सकते। तो एक तो हमने चूज़ कर ली, जो बच जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी अल्टरनेटिव्स की। डेफिनेशन क्लियर है? पहली दो, अभी दो तीन रह गई हैं बस। सुपर की कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। ये बेसिकली ना एक सुपर की हम बनाते हैं मल्टीपल कॉलम को मिला के, ताकि हमें एक यूनिक रो चाहिए ऑलवेज, ठीक है। ये थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, किसके लिए? इंक्लूड प्राइमरी कीज एंड कैंडिडेट्स। इसके अंदर कैंडिडेट्स और प्राइमरी कीज हम यूज़ करेंगे, प्राइमरी की तो सिंगल ही होती है वो यूज़ करेंगे, साथ कैंडिडेट्स की, ताकि हमें एक यूनिकली आइडेंटिफाई रो चाहिए इन एनी कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी एक सुपर की बनती है। फिर आती है फॉरेन की। ये बेसिकली होती है प्राइमरी की, लेकिन दूसरे टेबल में जहाँ से आ रही होती है। फॉरेन की डिफाइन करते हैं जी, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द डेटा इन द टू टेबल्स। सबसे मेन बात फॉरेन की क्वेश्चन या तो मैक्सिमम प्राइमरी की कैंडिडेट की बात है या फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की सिंपल बारे में बताऊँ, ये दो टेबल का जब रिलेशनशिप हम बनाते हैं ना आपस में, ठीक है, या कह सकते हो लिंक बनाते हैं, तो उसमें फॉरेन की यूज़ होती है। ये याद रखना कि टेबल्स का रिलेशनशिप या उनको कनेक्ट करवाना है तो कैसे करवाएंगे? फॉरेन की सिखाएंगे। फॉरेन की आपको पता है फॉरेन कंट्रीज क्या होती है? बाहर की। फॉरेन की मतलब बाहर की, वो कहाँ से आएगी? बाहर किसी और टेबल से। तो एक कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल इट रेफर एज ए प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये प्राइमरी की ही होती है बट अनदर टेबल की। जैसे कि स्टूडेंट आईडी नहीं, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा सेलर की और प्रोडक्ट की। अब सेलर आईडी जो है सेलर वाले टेबल में प्राइमरी की है, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की होगी, और वहाँ पे भी एक सेलर आईडी हम बनाएंगे कॉलम, लेकिन वो जो सेलर आईडी होगी वो वहाँ पे फॉरेन की होगी। क्यों? क्योंकि वो सेलर आईडी हमारा सेलर की टेबल में से आ रही है। दैट इज, ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। मजीद अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग होती है आप पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। अच्छा जी, कंपोजिट की, ए की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कॉलम टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड एंड टेबल। ये हमारी कंपोजिट की होती है, और ये बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका एज इट इज याद रखिए, ठीक है। अगर सिंगल नहीं है मल्टीपल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी कंपोजिट की होगी, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिक की भी बता चुका हूँ कि प्राइमरी की तरह होती है लेकिन नल वैल्यू होती है। अल्टरनेटिव की बता चुका हूँ, वही होती है जो प्राइमरी की नहीं बनती, कैंडिडेट की होती है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं बनती, तो वो है हमारी अल्टरनेट की बन जाती है। अब सरोगेट, ये थोड़ा सा मतलब इसका अपना आप में कुछ मीनिंग नहीं है, मतलब बिजनेस मीनिंग नहीं है, लेकिन ये है बहुत यूजफुल। हम समटाइम टेबल बनाते हैं ना, उनको एक कॉलम स्टार्ट में देते हैं आईडी, ठीक है, जस्ट आईडी दे दी, और उसको हमने क्या दिया ऑटो इंक्रीमेंट। तो वो क्या होगा? एक तो ये यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रिकॉर्ड दैट सिस्टम जनरेटेड, ये यूनिक आइडेंटिफायर होगा लेकिन ये सिस्टम जनरेटेड होगा। स्टूडेंट आईडी तो हम अपनी लॉजिक लगा के बनाते हैं ना, डिफरेंस, जैसे एमसी आगे आपकी स्टूडेंट आईडी, लेकिन ये होगा ये सिस्टम जनरेटेड होगा जब डेटाबेस रिकॉर्ड बनेगा उसी टाइम में, और टिपिकली है ऑटो इंक्रीमेंट नंबर। ये बेसिकली हम जब एक आईडी बनाते हैं, उसको आईडी नाम दे दिया कॉलम को, उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी दे दिया साथ ही, तो वो पहले जब एक यूजर रजिस्टर करेगा उसको आईडी ऑटोमेटिकली 1 मिल जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। ये हम इसको कहते हैं सरोगेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप बताएं रिलेशनशिप। तो टाइप्स कितनी होती हैं के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 में क्या होता है? ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल करस्पॉन्ड टू 1 रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक टेबल ए आप कह सकते हो, उसका एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक रिकॉर्ड से कोरिस्पॉन्ड करेगा। ये 1 to 1 की रिलेशनशिप हो गया। 1 to many होगा कि एक रिकॉर्ड टेबल ए का रिलेट टू मैनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। इसमें एक, जैसे कि कस्टमर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, जी कस्टमर का टेबल है, उसमें से एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स बना प्लेस कर सकते हैं, तो कस्टमर टेबल का ऑर्डर के टेबल के साथ रिलेशन कौन सा बना? 1 to many। मैनी टू मैनी होता है, ये रिक्वायर करता है जंक्शन टेबल, ठीक है, इसके आप जो है इसमें ज्वाइन करोगे, ठीक है। चीज़ें को ऐसे मतलब डायरेक्ट आप मैनी टू मैनी नहीं काम कर सकते। तो एग्जांपल आप दे सकते हो स्टूडेंट कोर्सेज की, कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबल सी बात है, ठीक हो गया। कार्डिनलिटीज़ क्या होती हैं? ये दिक्कत नहीं है आपको, कार्डिनलिटीज़ से पूछा जाता है ना, आपको कार्डिनलिटीज़ क्या होती है, मतलब सिर्फ ये बताएं, डिफाइन द नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल।
टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो तो हमने ऊपर बता दिया कि 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके हमने नंबर्स बताने हैं तो वो हम कार्डिनलिटी में डिफाइन करते हैं। ये भी 1 to 1 होती है जो बहुत रेयर होती है, 1 to many हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और मैन टू मैन रिजॉल्व बाय जंक्शन टेबल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेशनशिप डेटा मॉडल। डेटा मॉडल बहुत सारे होते हैं बट इतना किसी पे नहीं पूछा जाता, ना ही वो इतना करने की जरूरत है। अगर वो किसी को पूछते भी हैं तो कह सकते हो सर मुझे एक मॉडल का सही पता है, रिलेशनल डेटा मॉडल जो कि हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और उसी की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकते हो और आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। दैट्स इट। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक रिलेशन होता है। रिलेशन बेसिकली हमारा टेबल ही होता है, टेबल इन अ डेटाबेस। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये तो आपको पता होगा, टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, तो यही हमारा रिलेशन होता है। दूसरी होती है टपल। टपल होती है हमारी बेसिकली रो, इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। टेबल के अंदर जो हमारी रोज होती है ना, वही हमारा टपल्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे कॉलम्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपने पहले की होंगी, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बताना तो हमारा मकसद है, मतलब है ना, मोटिव है। डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं वो उस रिलेशन की डिग्री बताएगा। अगर आपने डेटाबेस को दिखाया और सर आपसे पूछते हैं या मैम के बताओ अपने इस टेबल की या इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, सो रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशन है, इस रिलेशन की या इस टेबल की क्या डिग्री है, तो आप उसके एट्रीब्यूट्स देखोगे, उसके कॉलम्स देखोगे, तो जितने उसके कॉलम्स होंगे वो उसकी डिग्री होगी। कार्डिनलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ टपल्स, रो। ये कार्डिनलिटी की बात हो रही है इन टर्म ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। ये जो ऊपर मैंने बताया था कार्डिनलिटी, ये था इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप जो डेटाबेस में यूज होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप के नंबर को डिफाइन करती है डेटाबेस बिटवीन टेबल्स, और ये जो कार्डिनलिटी है ये बात हो रही है नंबर ऑफ टपल्स या रोज इन रिलेशन। ठीक है, तो कॉलम्स जो होंगे उनकी नंबर जो होंगे वो हमारी डिग्री होगी, रोज़ के नंबर जो होंगे वो हमारे, मतलब अगर 5 रो हैं तो हमारी 5 कार्डिनलिटी होगी रिलेशन डेटा मॉडल के अंदर। ठीक है, और अगर 5 कॉलम्स हैं तो हमारी डिग्री 5 होगी। आगे आती है स्कीमा। ये बेसिकली ब्लू प्रिंट होता है या डिज़ाइन होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर का, कि उसके अंदर हमने कैसे टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करने हैं। दैट्स रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर यही चीज़ें हैं, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, स्कीमा। नेक्स्ट है जी रिलेशनल अलजेब्रा। या बेसिक एसक्यूएल के कुछ कंसेप्ट हैं, इनको बस देख लेना। सेलेक्ट, ये क्या करते हैं? बेसिकली डेटा को रिट्रीव करती है। आगे इसकी स्टेटमेंट में सिलेक्ट स्टेटमेंट पूरी पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगी। प्रोजेक्ट क्या करती है? सिलेक्ट, कुछ स्पेसिफिक हमने कॉलम सेलेक्ट करना है उसके लिए प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। ज्वाइन क्या करती है? बेसिकली डेटा कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, हमने मल्टीपल टेबल्स डेटा कंबाइन करना है तो ज्वाइन लगाएगी। हाँ, अगर हमने मल्टीपल क्यूरीज, हमें रिजल्ट जो होता है ना क्यूरीज का, 2 क्यूरीज हैं उनको हमने कंबाइन करना है तो हम यूनियन यूज़ करेंगे। ठीक है, कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम 2 क्यूरीज। सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो इनको हमने ज्वाइन करना है, इनका रिजल्ट को तो हम यूनियन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं ज्वाइन। तो इन ज्वाइन को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन पे भी क्वेश्चन आते हैं। ज्वाइन कितने कौन कौन से? 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, इनर, आउटर, नेचुरल एंड सेल्फ। इन आउटर की फिर आगे 3 टाइप्स हैं, तो उम्मीद है मेरी आप वीडियो देख के आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं होती तो मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा, इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन, अच्छा आप क्वेश्चन में भी आपके माइंड में है कि ये बस पढ़ाते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि हमसे क्वेश्चन क्या होंगे, तो यही क्वेश्चन होंगे। ज्वाइन कौन कौन से होते हैं, ज्वाइन की टाइप बताएं। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या कैसे काम करता है, रिलेशनशिप की टाइप पूछा जाती है, कीज़ पे पूछा जाता है, बहुत मोस्टली पूछा जाता है। ER डायग्राम में से कुछ पूछा जा सकता है यहाँ पे। उसके अलावा डेटाबेस डिज़ाइन के स्टेप, बेसिक फंक्शन या आर्किटेक्चर पूछा जाता है। ये डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डेटा में फ़र्क बताएं तो बताएंगे कि डेटा रॉ फैक्ट्स होता है और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। बेसिक आपको डेटा की बेस की डेफिनेशन पता हो, डेटा की पता हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पता हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऊपर। हाँ, नीचे हम ये भी देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी, नेक्स्ट नॉर्मल डीनॉर्मलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्हीं में से चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज आपको कवर करा लूँ ताकि आपकी चीज़ें मिक्स ना हो। अभी हम कौन से टॉपिक पे से? ज्वाइंस। तो ज्वाइंस बेसिकली इनर ज्वाइन होता है, क्या करता है? रिटर्न रिकॉर्ड विद मैच वैल्यू इन बोथ टेबल। तो याद रखना जब हम ज्वाइन की बात करें हम एक टेबल की बात नहीं करेंगे, हम 2 टेबल्स की बात करेंगे। तो इनर ज्वाइन क्या करेगा? कौन से रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? जो मैचिंग होंगे, मैचिंग वैल्यू होंगी बोथ टेबल, दोनों टेबल में। ठीक है, आउटर ज्वाइन क्या करता है? ये इसमें 3 टाइप्स आती है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न आर रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, कि मतलब हमारे 2 टेबल ए एंड बी, ए को आप एज्यूम करो कि लेफ्ट टेबल है और बी राइट है, तो जो लेफ्ट वाला टेबल है उसकी सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, एंड राइट वाले टेबल में से सिर्फ मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। तो पूछा जाता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन क्या है? तो बता सकते हो कि लेफ्ट है तो वो लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट वाले के मैच, जो मैच करेंगे सिर्फ वो वाले, बाकी छोड़ देगा। और राइट आउटर ज्वाइन है तो ये क्या करेगा? जैसे कि सिंपल है कि राइट आउटर ज्वाइन है तो ये राइट के टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, साथ जो लेफ्ट वाले टेबल है उसमें से सिर्फ मैच मतलब जो हमारी हमने कुछ भी क्यूरी लगाई होगी उसकी जो मैच करेंगे वो। और फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न आर रिकॉर्ड वेदर देयर इज मैच इन अदर लेफ्ट और राइट, तो जो भी मैच करेंगे लेफ्ट में या राइट वाले टेबल में वो सारे रिकॉर्ड फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न करेगा। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? ऑटोमेटिकली ज्वाइन टेबल यूजिंग कॉलम विद द सेम नेम एंड टाइप। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? 2 टेबल्स हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली ज्वाइन करता है, किस बेसिस पे? यूजिंग कॉलम्स,
विद सेम नेम एंड टाइप, इनका नेम भी सेम हो कॉलम का और टाइप भी, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली ज्वाइन करता है। ये हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन। फिर आता है सेल्फ ज्वाइन, ये बेसिकली टेबल अपने साथ ही ज्वाइन बनाता है, एक टेबल ज्वाइन इटसेल्फ, ठीक है। ये यूजफुल कहाँ पे होता है, हरेजिकल डेटा हम जहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ज्वाइन वाला टॉपिक क्लियर, आगे चलता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन पता हो, इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी के ऊपर बता चुका। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द अनदर, ठीक है। जस्ट आपने अभी इतना ही याद रखना है, इन डिटेल बहुत नहीं जाना। अब आगे भी जो नॉर्मलाइजेशन है और डीनॉर्मलाइजेशन आपने बस बेसिक पता हो, पूछेंगे इतने, नॉर्मलाइजेशन क्या है, डीनॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितने टाइप के फॉर्म होते हैं, तो बता सकते हो फर्स्ट एन एफ से लेके फिफ्थ एन नॉर्मल फॉर्म तक, ठीक है। इतना बताना है, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं पूछना आपसे। इससे ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको इन डिटेल भी बता सकता हूँ प्रैक्टिकल करके कि ये हमारा एक टेबल है, अभी ये हमारा फोर एन एफ है, इसको हम 3 एन एफ बनाएंगे, फिर फास्ट भी बना सकते हैं जो हम बनाना चाहें, तो ये हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वीडियो लेंथ हो जाएगी, उसकी कोई मकसद नहीं है, ठीक है। बस आपको पता हो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अनदर, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग टेबल टू रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का तो मैं ऊपर बता चुका हूँ ना कि डेटा डुप्लीकेटेड होता है, तो डुप्लीकेटेड डेटा को रिडंडेंट डेटा को रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं साथ में डीनॉर्मलाइजेशन भी बता देता हूँ। डीनॉर्मलाइजेशन होती है कंबाइनिंग डेटा फास्टर यूजिंग। अब क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटा को रिड्यूस करने के लिए, डेटा की रिडेंसी रिड्यूस करने के लिए, तो फिर हम उसको डीनॉर्मलाइज क्यों दोबारा करते हैं, वो इसलिए कभी कभी हमें ज़रूरत होती है फास्टर क्यूरी की, हमें डेटा रिट्रीवल फास्टर चाहिए होता है, तो हम डेटा को फिर डीनॉर्मलाइज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। डीनॉर्मलाइजेशन होती क्या है बेसिकली सर, वो हम कंबाइनिंग टेबल्स फॉर फास्टर क्यूरी, हम डेटा टेबल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेबल को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में, तो डीनॉर्मलाइजेशन में हम उनको कंबाइन करेंगे दोबारा, ठीक है, वो तब जब हमें ज़रूरत होगी। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म पे। फर्स्ट एन एफ में हम क्या होते हैं, हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करना है ऑटोमेटिक मतलब नो रिपीटिंग ग्रुप आर एरेज, ईच कॉलम कंटेन यूनिक वैल्यूज, एक कॉलम में एक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पहले चीज़ होती है, अगर हमारी मल्टीपल वैल्यूज हैं तो हमने उनको यूनिक बना दिया, तो फिर हमारा वो जो डेटाबेस है वो हमारा फॉर्म जो फर्स्ट एन एफ बन चुका है, ये टेबल आप कह सकते हो, ठीक है। सेकंड एन एफ कैसे बनेगा, सबसे पहले सेटिस्फाई फर्स्ट एन एफ, जो पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा फिर हम उसको सेकंड बना सकते हैं, और इसी तरह आगे भी। तो पहले उसे फर्स्ट एन एफ बनाओ, वो बन गया, मतलब वो उसकी हर वैल्यू यूनिक हो गई, फिर हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। अच्छा, इसके आगे थोड़ी डिटेल भी है कि नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, जितने भी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब नॉन प्राइमरी कीज नहीं है, वो सारे डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। फिर सेकंड थर्ड एन एफ हम कैसे बनाएंगे, ये स्पेसिफाई करेगा पहले तो ये कि ये फॉर्म सेकंड एन एफ हो, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा फिर ही वो थर्ड बन सकता है, ये याद रखिएगा। और फोर्थ बनाने के लिए पहले थर्ड होना जरूरी है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो, फिर उसके अंदर हमने क्या करनी है, रिमूव ट्रांसलेटिव डिपेंडेंसी, मतलब क्या, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जो नॉन प्राइमरी वैल्यू होंगी, मतलब प्राइमरी की नहीं है, वो किसी और नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, मतलब कि किसी और जो प्राइमरी की नहीं है उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। आगे आती हैं, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताता हूँ आसान से तरीका, आप माइंड रखो कि फर्स्ट एन एफ क्या होगा, कि अगर वो पूछते हैं फर्स्ट एन एफ क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर फर्स्ट एन एफ के अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हर कॉलम में सिंगल वैल्यू, मतलब स्टूडेंट नेम है तो उसके अंदर एक ही नेम, एक वैल्यू, और ये नहीं स्टूडेंट नेम भी साथ आ जाए, साथ हम ईमेल भी डाल दें, नहीं, ईमेल अलग, नेम से अलग। तो सर हर कॉलम में एक वैल्यू हम बनाते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो मल्टीपल कॉलम बनाते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है। सेकंड फॉर्म में सर क्या होता है, उसमें हम करते हैं इंश्योर नो पार्शियल डिपेंडेंसी, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हम खत्म करते हैं। थर्ड फॉर्म में सर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ट्रांसलेटिव डिपेंडेंसी। तो ये एक दो वर्ड आपने याद रख लिए ना, तो आपने सारा कुछ डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट एन एफ में क्या करते हैं, हर कॉलम के अंदर वैल्यूज की यूनिट बनाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करते हैं। फोर्थ में क्या करते हैं, डील विद मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी, इसमें इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फोर्थ पता होना चाहिए, वैसे ज़्यादातर थर्ड तक पूछा जाता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, डील विद मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी, वी शुड नो मोर देन वन इंडिपेंडेंट मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी। तो ये इसका आपने एज इट इज डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लेंगे। फिफ्थ वाले को, अच्छा फिफ्थ जो नॉर्मल फॉर्म होता है, इसको एक और नेम होता है, प्रोजेक्शन जॉइन नॉर्मल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये पूछा जा सकता है दैट, और ये आपने याद कर लिया। तो ये करते क्या, इंश्योर दैट नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ द टेबल। दैट्स इतना याद रखो सर। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि कोई डेटा हमारा लॉस नहीं होता है डीकम्पोजिशन की वजह से। तो इतना कुछ बोल दिया तो सर समझ आ जाएंगे, तो आपने कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये हमारी होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, और हमने 5 जो हमारे नेक्स्ट होते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, ये सारे हमने कवर कर दिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं एसक्यूएल की बेसिक्स कुछ, और उनकी कुछ कमांड के ओवरव्यू हम करेंगे। ये चीज़ें हमने क्राउड ऑपरेशन सारा कुछ पहले किए हुए है, मॉड्यूल 4 में भी बहुत अच्छे से डेटाबेस में किया है, फिर मैंने मॉड्यूल 7 में भी अभी कुछ थोड़ा बहुत
ओवरव्यू दिया है, बट अभी हम एक दफ़ा यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा जी, 3 चीज़ें होंगी एसक्यूएल के अंदर, ये याद रखनी है, DDL, DML, DCL। ये भी पूछा जा सकता है DDL क्या होती है, या पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें लैंग्वेज होते हैं, DDL या DML में क्या डिफरेंस है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 चीज़ें पता हो, DDL, DML, DCL। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इतना भी बोल जाओ तो काम चल जाता है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए या आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी कमांड्स आती हैं, क्रिएट, अल्टर एंड ड्राफ्ट, ये कवर करती हैं, ठीक है, हमारे DDL को। DML कहता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हमारी डेटा मैनिपुलेशन की कमांड्स आती हैं जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। फिर आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर हमने कंट्रोल के रिलेटेड कमांड्स आएंगी, वर्ड से ही डिफाइंड है, ग्रांट और रिवोक। अब हम थोड़ी सी कमांड्स की तो ओवरव्यू करते हैं ना, बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कमांड्स कौन सी, कमांड्स टू डिफाइन और मॉडिफाई। क्रिएट आपको पता है टेबल क्रिएट करने के लिए होती है। अच्छा, मैं कमांड की नाम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये हमारा मॉड्यूल 4 है, उसके अंदर मैंने इन कमांड्स को इन डिटेल पढ़ाया हुआ है डेटाबेस के अंदर, मॉड्यूल 4 के अंदर। और मॉड्यूल 5 जो PHP है उसके अंदर मैंने क्राउड ऑपरेशन प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और फिर मॉड्यूल 6 आता है, उसके अंदर मैंने वेब एप्लीकेशन बनाई है, उसके अंदर भी हमने क्राउड ऑपरेशन किया है। तो अब यहाँ पे फिर सारा कुछ दिखाना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं, उनको ये सारी कमांड्स आती हैं, ठीक है। नहीं आती तो वो पहले वाले मॉड्यूल देख सकते हैं, तो इसको लर्न करने का फायदा नहीं है। तो आपको इतना पता हो DDL, DML, DCL। और DDL के अंदर क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो वर्ड से पता है डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो ये क्या करेगी एसक्यूएल के अंदर, ये क्रिएट करेगी, अल्टर करेगी, ड्राप करेगी, मतलब टेबल बनाना, टेबल को ड्राप करना, या टेबल को चेंज करना, कुछ मॉडिफाई करना, मॉडिफाई टेबल को बनाना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, DDL में आएगा। DML में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब ये मैनिपुलेट कर रही है, कुछ चेंजेस कर रही है। इसके अंदर आप डेटा के अंदर इंसर्ट करोगे, डेटा को अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, यहाँ पे जो डिलीट करोगे वो रोज होंगी, टेबल यहाँ पे डिलीट नहीं होगी, यहाँ पे रोज डिलीट होंगी। सेलेक्ट करोगे मतलब डेटा रिट्रीव करोगे। तो ये 4 कमांड आएंगी हमारी DML के अंदर, और ये 4 कमांड ही हमारी बेसिकली क्राउड ऑपरेशन होती हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, वो सारी, ठीक है। वैसे मतलब आसानी के लिए बता दूँ आपकी। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल वर्ड से पता चल रहा है कि कुछ कंट्रोलेबल चीज़ है, तो कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा, तो डेटा को हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये क्या करते हैं, ग्रांट, क्या करती है ग्रांट कमांड, गिव यूजर एक्सेस राइट्स, किस यूजर को हमने क्या एक्सेस देनी है, उसको राइट्स को यहाँ पे हम देखते हैं। ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर 1 को हमने स्टूडेंट टेबल के कुछ एक्सेस दे दी, ठीक है। रिवोक क्या करती है, ये एक्सेस वापस लेती है यूजर से, ठीक है। रिमूव यूजर एक्सेस राइट्स को, जो किसी ग्रांट के अंदर हमने गिव यूजर एक्सेस राइट, मतलब यूजर को हमने एक्सेस के राइट दिए हैं ग्रांट कमांड से, अगर हमने उसको खत्म करना है तो हम रिवोक यूज़ करेंगे। ये क्या करेगी, रिमूव करेगी यूज़र की एक्सेस के सारे राइट, ठीक हो गया। ये हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट हमारी एसक्यूएल की सिलेक्ट थ्योरी, बाकी क्यूरी तो मैंने फेल की बात नहीं की, एसक्यूएल सिलेक्ट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्ट थ्योरी क्या करती है, बेसिकली रिट्रीव करती है स्पेसिफिक डेटा, ये हम ऊपर देख चुके हैं। इसकी एक बेसिक वर्जन होता है सिलेक्ट नेम, मतलब सिर्फ नेम वाला कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर ID is 1। यहाँ के नेम की जगह हम स्टार डाल देते हैं ना, स्टैटिक, तो इसका मतलब है ऑल, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम आता है जो स्टूडेंट है, वेयर ये हमारा वेयर क्लास आएगा, ID जहाँ पर ID 1 है, स्टूडेंट के टेबल में जाओ, जहाँ पर ID 1 है पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो। ये बेसिक स्टेटमेंट है हमारी। इसके अंदर अगर हम ग्रुप बाई लगाएंगे तो ग्रुप पे क्या करता है, ग्रुप करता है रो विद द सेम वैल्यू, तो ये एक कुछ मल्टीपल रोज उठाएगा कुछ सेम वैल्यूज के बाद बेसिस पे, वो हम काउंट का भी दे सकते हैं। क्लासेज यहाँ पे हमने ग्रुप बाई किया, ये क्लास की है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 है, क्लास 10 के सारे स्टूडेंट उठा लेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है जी ऑर्डर बाई, ऑर्डर कहते हैं सॉर्ट करता है, ये ग्रुप पे इसको उठाएगा नहीं, जो हमने डेटा उठा लिया है उसको सॉर्ट करेगा, सॉर्ट रिजल्ट बाई ए कॉलम, कि हमने डेटा तो उठा लिया, हमें चाहिए कि छोटी स्टूडेंट पहले आए बड़ी के बाद में, हम सॉर्ट करें, कैसे करेंगे, ऑर्डर बाई लिख के यहाँ पे लिखेंगे एज, यहाँ पे तो नेम की एग्जांपल है, मैं एज की दे रहा हूँ, एज, और आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा जाना है, ठीक है। जैसे हम प्राइस का फिल्टर नहीं लगाते कुछ वेबसाइट पे, तो यही सारा काम करते हैं, डेटा वो उठा लेते हैं डेटाबेस में से, लेकिन फिर आगे उसको ऑर्डर बाई करते हैं प्राइस, और फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। तो बाकी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, ये सारा वही है। ऑर्डर बाई का मकसद क्या होता है, हमने डेटा को सॉर्ट करते हैं कि इस तरतीब से शो हो जाए हमारे पास। हैविंग नेक्स्ट कमांड है, ये बेसिकली अप्लाई कंडीशन ऑन द ग्रुप डेटा हमने उठा लिया, अब उसके ऊपर कोई और कंडीशन हमने लगानी है, वो हम हैविंग के साथ लगाएंगे, जैसे कि सिलेक्ट क्लास या काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर ग्रुप बाई, हमने इसको ग्रुप भी कर लिया, मतलब ग्रुप हमने बना लिया, फिर हैविंग, फिर हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी काउंट की, ठीक है। तो काउंट की लगा सकते हो, परसेंटेज की, एज की, वट एवर जो लगाना चाहो। तो ये हमारा सिलेक्ट थ्योरी है, उसके डिफरेंट वर्जन हैं, वेरिएशन आप कह सकते हो। ये बेसिक है, अगर उसमें हम ग्रुप बाई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाई भी यूज़ कर सकते हैं, हैविंग की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्राउड ऑपरेशन, यहाँ पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। क्राउड ऑपरेशन में 4 चीज़ आती है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू रिकॉर्ड, ये एक न्यू रो बनाते हैं, टेबल के अंदर एक न्यू डेट रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। क्या कैसे यूज़ करते हैं, इंसर्ट की स्टेटमेंट से, इंसर्ट की क्यू लगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर एक न्यू स्टूडेंट ऐड कर दो, ID, नेम, वैल्यू उसकी क्या होगी 1 जो स्टूडेंट टेबल के अंदर एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो जाएगा जिसकी ID 1 होगी और नेम जो होगा, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं जी रीड, ये रिट्रीव करते हैं डेटाबेस। तो रिट्रीव हम कैसे करते हैं, हम ये ऊपर मैंने पढ़ी है ना सिलेक्ट स्टेटमेंट, यही
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का पूरा टेबल इसमें निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं वेयर ID इज इक्वल टू 1 तो वो सिर्फ जोन स्टूडेंट का डेटा रहेगा, दैट्स इट। आगे अपडेट, ये मॉडिफाई करती है एग्जिस्टिंग डेटा को। जैसे कि हमने स्टूडेंट ऐड किया जोन, जिसकी ID है 1, उसको हमने अपडेट करना है। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, इसमें जोन है तो इसको आप जोन 2 कर सकते हो, ठीक है, जोन 2 कर सकते हो या जोन N कर सकते हो। तो ये हमारा न्यू नेम हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू ये नेम वेयर ID इज 1, तो देखेगा ID 1, ये वाली ID 1 है, इसका नाम क्या होगा जोन, तो वो उसको अपडेट करके न्यू नेम रखेगा जोन N, ठीक हो गया जी। ये हमारे अपडेट की पूरी ऐसे काम करती है। फिर डिलीट क्या करती है, रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम, ये रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। उसके लिए लगाएंगे हम क्यूरी, कौन सी एग्जांपल है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज 1। अब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो जोन वाला स्टूडेंट है इसका डेटा रिमूव हो जाएगा टेबल में से, दैट्स इट। उम्मीद है आपको क्राउड ऑपरेशन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसके डिटेल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए ना, मैं अगेन बताता हूँ, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और फिर मॉड्यूल 6 प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बनाने वाले, ये आप देखोगे तो आपको ये सारे क्राउड ऑपरेशन लगाना अच्छे से आ जाएंगे। ये क्राउड ऑपरेशन, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये वाली सारी स्टेटमेंट जो बेसिक्स हैं, ये सारी वहाँ पे हमने डिटेल प्रैक्टिकली सामने टेबल्स बना के सारा कुछ लगा के मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइल्स हम कितनी टाइप के या किस तरह कितनी हम डिफरेंट वे में स्टोर करते हैं डेटा फाइल में। पहला होता है सिक्वेंशियल, दूसरा इंडेक्सेस, तीसरा हैश, ठीक है। अभी हमें इतनी समझने की जरूरत है, ज़्यादा किसी पे नहीं जाना। सिक्वेंशियल में क्या होता है, स्टोर डेटा वन आफ्टर द अनदर, कि ये 1 by 1 इसमें डेटा स्टोर होता है। इंडेक्सेस में क्या होता है, यूज इंडेक्स टू फाइंड रिकॉर्ड क्विकली। इंडेक्स जो हमारी फाइल्स होती हैं उसके अंदर हमारी डेटा के को ना हम इंडेक्सेस देते हैं, तो हम एक कोई डेटा उठाना है उसका इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उसको डेटा उठा लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ यूज़र का डेटा कैसे उठाते हैं, स्टूडेंट का स्टूडेंट ID देखें कि यहाँ पे ये स्टूडेंट ID है, वहाँ पे डेटा अपडेट करो, डिलीट करो, जो भी करना है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर हमें इंडेक्स हमें मिलता है, तो उसके लिए फायदा क्या होता है, फाइंड रिकॉर्ड क्विकली, हम जल्दी से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। फिर आता है हैश्ड फाइल, ठीक है, या हैश्ड फाइल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हैश्ड फाइल के अंदर रिकॉर्ड आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन द हैश फंक्शन, तो ये एक हैश फंक्शन के थ्रू हम इसके अंदर रिकॉर्ड प्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड, ये 3 आपको पता होना चाहिए क्योंकि फाइल्स कौन कौन सी सिक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, इंडेक्सेस और हैश, ठीक है। बस इतना अगर कुछ पूछा जाता है हम कहते हैं इंडेक्सेस फाइल बताएंगे, आपको पता है सर इसके अंदर हम बेसिकली इंडेक्सेस यूज़ करते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि इसमें फास्ट रिकवरी होती है, फास्ट हम डेटा रिट्रीवल करते हैं, जैसे इतना आपको बेसिक बस याद रखना। तो उम्मीद है मैक्सिमम स्टूडेंट को तो मेरी इस वीडियो को देख के उनको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ, किसी भी कोई डेफिनेशन नहीं क्लियर, को नहीं याद हो रही, मेरे वर्ड वोकल करने में कुछ चीज़ समझ आपको नहीं आई, तो आपके सामने मटेरियल अवेलेबल है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो ग्रुप में से, या जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ग्रुप का या फाइल का, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने सीरीज़ चलाई है वाइवा प्रिपरेशन की, इसमें आपकी हर चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।